गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आइसोमेरिज्म की जो थ्योरी है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। जो हमने स्टार्ट किया तो हमने स्टार्ट किया था सिमेट्री एलिमेंट से। हमने डिस्कस किए पीओएस, सीओएस, एओएस और एएओएस, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सारे एलिमेंट्स जरूरी है ये बताने के लिए कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने डिस्कस की थी ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और इसके बेसिस पर जो हमने पोलरिमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ऑप्टिकल एक्टिविटी को बताया, तो जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको रोटेट करने वाले मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो वो मॉलिक्यूल जिनमें पीओएस या सीओएस है वो मॉलिक्यूल्स प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएंगे, और जिनमें ये एब्सेंट है वो रोटेट कर पाते हैं। जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं वो लीवो रोटेटरी कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिंगल कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर तो बता दिया था ना आपको क्या होता है, जिसमें चारों ग्रुप sp3 एटम से अटैच चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है तो वो क्या कहलाते हैं, कायरल। और कायरल सेंटर्स जो होते हैं मॉलिक्यूल में, अगर सिंगल कायरल सेंटर है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर मल्टीपल कायरल सेंटर्स हैं तो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। अगर पीओएस है तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कायरल सेंटर हैं लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पीओएस और सीओएस आर नॉन एज मीजो कंपाउंड्स, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सिंगल कायरल के लिए भी और मल्टीपल कायरल के लिए भी। तो सिंगल कायरल में रिलेशनशिप होगा या तो आइडेंटिकल या क्या होंगे, एनाइंशोमर्स, और मल्टीपल कायरल में रिलेशनशिप होगा आइडेंटिकल या एनाइंशोमर या फिर डायस्टीरियोमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑल स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेजेस आर नॉन एज डायस्टीरियोमर्स, ठीक है, या डायस्टीरियो आइसोमर्स। सो डायस्टीरियोमर्स, वो डायस्टीरियोमर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, डायस्टीरियोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। फिर हमने काउंटिंग की थी ऑप्टिकल आइसोमर्स की ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पीओएस और एब्सेंस ऑफ पीओएस और सीओएस, ठीक है। तो जिनमें सिमेट्री होती है उनके लिए और जिनमें सिमेट्री नहीं होती उनके लिए हमने काउंटिंग की थी। देन वी डिस्कस स्टीरियो सेंटर एंड स्टीरियोजेनिक सेंटर, और हमने टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कैलकुलेट किए थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने फिनिश कर दिया था, और आगे आज हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे, ठीक है। तो जो थ्योरी पार्ट है दैट वी विल फिनिश, एंड नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ओके। सो टू स्टार्ट विथ क्या जीओसी से स्टार्ट करें, कर दें स्टार्ट, क्या कह रहे हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो कंप्लीट हो ही चुका है ना पहले, मैंने कब कहा, अभी बोला, ओह आई एम सॉरी। मैं बोल रहा था कि एक दो टॉपिक बचे हुए हैं वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग जीओसी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी आपको, एपीमर्स। क्या होते हैं एपीमर्स? नहीं ऐसा नहीं है, जैसे इस मॉलिक्यूल में मल्टीपल कायरल सेंटर्स हैं, इस ए मॉलिक्यूल में। इनमें अगर अपन देखें तो दूसरा एक मॉलिक्यूल में बनाता हूं, तो इस ए मॉलिक्यूल में और बी मॉलिक्यूल में क्या रिलेशनशिप है, इसमें जो कायरल सेंटर है और इसमें जो है सेम है, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर कॉन्फ़िगरेशन सेम है, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट है। अगर हम देखें और कोई मॉलिक्यूल, सी मॉलिक्यूल, तो ए और सी में क्या रिलेशन है, ए में और सी में ये कायरल सेंटर सेम है, ए में और सी में कायरल सेंटर सेम है, ये ऑपोजिट है और ये सेम है।
ऐसे मल्टीपल कायरल सेंटर वाले मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कायरल सेंटर के कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस हो, वो कहलाते हैं एपीमर्स। मतलब ए और बी में रिलेशनशिप क्या होगा, दे आर डायस्टीरियोमर्स, मगर ये एपीमर्स नहीं होंगे क्योंकि दो डिफरेंट कायरल सेंटर्स हैं। समझ में आया? तो वो स्टीरियो आइसोमर या वो डायस्टीरियोमर जिनमें सिर्फ एक कायरल सेंटर का डिफरेंस हो मल्टीपल कायरल में, वो कहलाते हैं एपीमर्स। समझ गए? सो ए और बी में क्या रिलेशनशिप है, डायस्टीरियोमर्स। ए और सी में क्या रिलेशनशिप, डायस्टीरियोमर्स तो है ही ना ये, लेकिन स्पेसिफिक टाइप के डायस्टीरियोमर हैं जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन डिफरेंस है और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एपीमर्स। मतलब डायस्टीरियोमर इज ए ग्लोबल टर्म व्हाइल एपीमर इज ए लोकल टर्म। समझ में आया? मतलब ऑल एपीमर्स आर डायस्टीरियोमर्स बट ऑल डायस्टीरियोमर्स आर नॉट एपीमर्स। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। ठीक है? तो हम डिस्कस करते हैं एनोमर्स। जैसे अगर अपन इन दोनों मॉलिक्यूल को कंसीडर करें, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर सेम है, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर सेम है, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर सेम है, ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर सेम है, और ये ऑपोजिट है। मतलब सिर्फ एक ही कायरल सेंटर डिफरेंट है। मतलब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा, डायस्टीरियोमर। लेकिन क्योंकि एक कायरल सेंटर डिफरेंट है तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, एपीमर्स, क्योंकि ये साइक्लिक एपीमर्स हैं तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं, एनोमर्स भी कह सकते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ एपीमर्स। ठीक है? मतलब हर एनोमर एपीमर होगा लेकिन हर एपीमर एनोमर नहीं होगा। ठीक है? क्लियर? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि डायस्टीरियोमर इज ए ग्लोबल टर्म व्हाइल एपीमर इज ए लोकल टर्म एंड एनोमर इज ए गली मोहल्ला टर्म। ठीक है? इसका भी सबसेट होगा ये। ठीक है? नोट कर लो इसको।
ऑक्सीजन कायरल सेंटर, ऑक्सीजन से क्या 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं क्या? तो दोनों 2 लोन पेयर अलग होंगे क्या? ये लोन पेयर और ये लोन पेयर अलग होंगे क्या? तो फिर कायरल कैसे होगा? ओके, स्टार्ट करें। थ्रियो एंड एरिथ्रो, इस तरीके के मॉलिक्यूल जिनमें आमने सामने वाले ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, मगर जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो सिमिलर साइड में होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये और ये दोनों कायरल सेंटर्स हैं, जो डिसिमिलर ग्रुप्स हैं वो आमने सामने हैं, और जो सिमिलर है वो आमने सामने है। ये क्या है? सिस टाइप का है। अगर ये इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हम बना लें, ये डिसिमिलर ग्रुप सामने सामने, फॉर एग्जाम्पल CH3 इथाइल, PH मिथाइल, सिमिलर होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। और जो सिमिलर वाले ग्रुप्स हैं वो ऑपोजिट साइड में है। क्लियर? तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन आता है फिशर का, उसे क्या बोलते हैं? एरिथ्रो। और ऐसा जो आता है उसे क्या बोलते हैं? थ्रियो। टी समझ रहे हो ना? T फॉर ट्रांस एंड T फॉर थ्रियो। समझ गए? इसका उल्टा हो जाएगा एरिथ्रो। ठीक है, कॉपी लो। ओके, लिख लिया? अरे लिख लिया? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आप समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को? आप लोग इतने सारे हो, इतनी मतलब क्लास में कोई जवाब ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, कोई बस लिखते जाते हो आप लोग। राइटिंग सुधारना है क्या? फिर राइटिंग सुधारना है क्या? ऑर्गेनिक क्या करने आए हो? बस जो बोलता हूँ लिखते जाते हो, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करता है, कोई कुछ पूछता नहीं है। सब समझ में आ जाता है? सब समझ में आ जाता है? सब आ जाता है समझ में? आ जाता है? इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ाता हूं। तो कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है? हमने देखा था ऑब्जर्व्ड रोटेशन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू सी इंटू एल। और ऐसे किताबों में, किताबें तो पढ़ी होंगी तुमने, ठीक है, मगर ये अल्फा नहीं पढ़ा होगा। तो इसमें ऐसे लिखा होता है अल्फा, लैम्डा और टी, ठीक है? तो लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है? जो वेवलेंथ लाइट की हम यूज करते हैं वो, और टी रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर अगर बदलेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बदल सकता है, ठीक है? मास अपन वॉल्यूम। तो अगर हम देख रहे थे कि जो अल्फा है वो क्या होता है? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। और ये सी क्या है? कंसंट्रेशन किसमें? ग्राम पर मिलीलीटर में। और एल क्या है? लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब। डेसीमीटर में।
समझ में आया? तो जब जब क्या होगा, जब 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 सॉल्यूशन में जब जब सी और एल चेंज होगा, थीटा चेंज होगा। समझ में आया? लेकिन अल्फा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज अल्फा इज ए स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है? तो जब जब सॉल्यूशन में क्या होता है, चेंज होता है सी और एल, तो जो भी चेंज आता है वो थीटा में आता है, अल्फा में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, नोट करो। ओके, तो मैं कह रहा था आपको कि सी और एल बदलेगा तो ही थीटा बदलेगा, और सी से हम ये कैलकुलेशन कई बार आया यार, क्वेश्चन लिखो आप लोग यार। और लेंथ ऑफ ट्यूब 30 डेसीमीटर दिया, बहुत लेंथी ट्यूब है, ऐसे यूजुअली होते नहीं है, 2-3 डेसीमीटर तक ही होते हैं। थीटा दिया हुआ, अल्फा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा थीटा ऑन सी इंटू एल, कितना होगा प्लस 20.1 इंटू 30, कितना हो जाएगा 6.67 डिग्रीज। क्या है प्लस, तो जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन है, क्योंकि थीटा प्लस में आ रहा है, तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, या डी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नोट करिए। इफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज डबल्ड, if the length of tube is doubled and concentration is diluted to 0.04 ग्राम पर मिलीलीटर, 0.04 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, कैलकुलेट थीटा। कैलकुलेट थीटा। हो गया, कर लिया सबने। इस क्वेश्चन में थीटा हम निकालेंगे कैसे, अल्फा इंटू सी इंटू एल। अल्फा कितना है, ये चेंज नहीं होगा, क्या हो जाएगा 6.67। कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दिया 0.04, और लेंथ ऑफ ट्यूब को कितना कर दिया 60। कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा 16.008008, बहुत सारे जीरो आ गए। ओके, सो दिस विल बी द थीटा वैल्यू। क्लियर है? अब ये इस तरह के क्वेश्चन कोई पूछता तो देखो है नहीं एग्जाम में, क्योंकि ये तो बकवास है, तो कोई भी फॉर्मूला पढ़ के कर देगा। क्वेश्चन आते हैं मिक्सचर के,
जिसमें आपको डेक्स्ट्रो और लीवो का क्या बना देते हैं, मिक्सचर मिला देते हैं, और उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चन से। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2 ब्यूटेनॉल, an aqueous solution of 2 butanol with concentration 0.01 gram per milliliter and length of polarimeter tube 20 centimeter and length of polarimeter tube 20 centimeter. ठीक है, द ऑब्जर्व्ड थीटा इज +10 डिग्री, द ऑब्जर्व्ड थीटा इज +10 डिग्री। कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। ए, अल्फा फॉर डेक्स्ट्रोफॉर्म, अल्फा फॉर डेक्स्ट्रोफॉर्म। B, if 100 milliliters of, important है, if 100 milliliters of 0.01 gram per milliliter plus 2 butanol is mixed with 200 milliliters of 0.01 gram per milliliter minus 2 butanol. Calculate theta. कर लिया। देखो पहला जो पार्ट है दैट इज वेरी इजी, अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड एज थीटा अपॉन सी इंटू एल। व्हाट इज थीटा? +10 डिवाइड बाय 0.01 इंटू 2। ठीक है, कितना हो जाएगा? 500, बहुत ज्यादा आ गया है तो। ओके, क्लियर। अब 100 मिलीलीटर्स ऑफ 0.01 ग्राम पर मिलीलीटर प्लस को मिलाया, मतलब मास ऑफ प्लस कितना है? मास ऑफ प्लस वॉल्यूम इंटू कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो? सो 100 इंटू 0.01 1 ग्राम, और माइनस को मिलाया 200 इंटू 0.01, तो माइनस को मिलाया कितना हो जाएगा? 200 इंटू 0.01 2 ग्राम। समझ में आया? अब जब इन दोनों को मिला दिया तो क्या होगा? 1 ग्राम प्लस का 1 ग्राम माइनस के रोटेशन को कैंसिल कर देगा, और इफेक्टिवली क्या बचेगा? माइनस बचेगा। कितना? 1 ग्राम। और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? 300 मिलीलीटर्स। कोई डाउट? तो 300 मिलीलीटर्स हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 300 ग्राम पर मिलीलीटर। ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? माइनस इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। कोई डाउट?
तो अब हमें निकालना क्या है, थीटा। थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा। अल्फा कितना है, माइनस ले लो क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, इंटू सी इंटू एल। एल कितना है, आंसर सही लिखा है क्या, एल? एल गलत लिखा है ना, 2 डेसीमीटर। कोई डाउट? समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको इफेक्टिव कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, जो भी ज्यादा है उसका, और उसके बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो? ओके, स्टार्ट करें। अब देखो, ऐसा एक लास्ट टर्म और है जिसपे क्वेश्चन आ सकते हैं, एनेंशियोमेरिक एक्सेस। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्टिकल प्यूरिटी। ठीक है, जैसे यहां पर क्या था, 100 ग्राम था प्लस और 100 ग्राम था नेगेटिव, मतलब -2 ब्यूटेनॉल। तो अगर अब ऐसा हो जाए कि हम परसेंटेज में इसको एक्सप्रेस करें पहले, जैसे मान लो कि D जो है ये 100% और L क्या है, 0% है, तो ये प्योर D होगा। अगर प्योर D होगा तो कुछ एनेंशियोमर मतलब कुछ एनेंशियोमर मिक्सचर बनेगा क्या, कुछ रेसमिक मिक्सचर बनेगा क्या, बनेगा क्या, 0% होगा। और एक एनेंशियोमर दूसरे के परसेंटेज से कितना ज्यादा है, यही क्या कहलाता है, एनेंशियोमेरिक एक्सेस। एक एनेंशियोमर दूसरे से कितना ज्यादा, 100% ज्यादा है। अगर यहां पर मान लीजिए 80% हो, अगर किसी मिक्सचर में 80% D है और 20% L है, तो इसका 20 इसके 20 के रोटेशन को कैंसिल कर देगा, तो रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज कितना बनेगा, 40। समझ में आया? और ये इससे कितना ज्यादा है, 60% क्या होगा, एनेंशियोमेरिक एक्सेस। मान लो ये है 60 और ये क्या है 40, तो ये 40 इसके 40 के रोटेशन को कैंसिल कर देगा, और रेसमिक मिक्सचर कितना होगा, 80%। तो ये इससे ज्यादा कितना है, एनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना है, 20%। बचा हुआ 20% ही तो ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा। नहीं समझे? जैसे अगर ये 50 है और ये भी 50 है, तो क्या होगा, ये पूरा 100% होगा और ऑप्टिकल प्यूरिटी तो 0 हो गई। इसको क्या बोलेंगे, एनेंशियोमेरिक एक्सेस को ऑप्टिकल प्यूरिटी भी बोलते हैं। जो ये है, एक एनेंशियोमर दूसरे से जो जितना ज्यादा होगा वही तो ऑप्टिकली प्योर होगा। दैट विल बी द कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी इन द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल उल्टा हो जाए, जैसे ये 30 हो जाए और ये क्या हो जाए, 70 हो जाए, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 40%। ठीक है, आई एम सॉरी, ये रेसमिक मिक्सचर कितना हो जाएगा, 60%, और इसका 40% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, वही इसकी प्यूरिटी होगी। बट दिस टाइम द सॉल्यूशन विल नॉट बी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इट विल बी लीवोरोटेटरी। ठीक है, अगर आपको ये परसेंटेज के टर्म्स में नहीं दिया हो, मास के टर्म्स में दिया हो, डी का मास इतना, एल का मास इतना है, डी के मोल्स इतने, एल के मोल्स इतने, डी का मास इतना, एल का मास इतना, डी का जो भी है फलाना रेशियो इतना, एल का रेशियो इतना, तो आप क्या करोगे,
एनेंशियोमेरिक एक्सेस हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं ऐसे, मॉड ऑफ डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100, वेर स्मॉल डी एंड स्मॉल एल represents the masses or moles or percentage of dextro and levo. मास है तो मास, मोल्स है तो मोल्स, रेशियो तो रेशियो, परसेंटेज तो परसेंटेज, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, जैसा भी क्वेश्चन में दिया हो. क्लियर? सो दिस विल रिप्रेजेंट द परसेंटेज ऑफ मिक्सचर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव. समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अगर रेसमिक मिक्सचर है पूरा 100%, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी. रेसमिक मिक्सचर का कैसे निकालोगे परसेंटेज? रेसमिक मिक्सचर का परसेंटेज कैसे निकालोगे? 100 माइनस एनेंशियोमेरिक एक्सेस. यस और नो? क्लियर? समझ गए? नोट कर लो इसको. शीट डिस्कशन हो गया क्या? डीपीपी डिस्कशन आज कर ले? आज नहीं, क्यों? मुहूर्त नहीं निकलवा के लाया क्या तू आज? अरे अब तो गणेश जी भी बैठने वाले हैं, तुम कब बैठोगे पढ़ने के लिए? पिछली क्लास में गाने भी सुन लिए, सब कर लिया, आप तो पढ़ो. टोपी तो ऐसी लगा रखी, वही जो टेढ़ा माइक करके गाता है ना, क्या नाम है उसका, हिमेश रेशमिया, वही बनेगा तू. और क्लास में आते नहीं है, पानी गिर रहा था इसलिए, फिर सिर में दर्द हो गया था, तो क्लास में नहीं आ सकते तुम. सिर में दर्द हो गया, पैर में तो नहीं हुआ था. मालिश की भी फैसिलिटी है बाहर, सर में दर्द हो मालिश करा दो, सही हो जाता है. सही बोल रहा हूं मैं? है बाहर है, इधर ईटूस की इधर इस तरफ. चलोगे अभी कराने? दर्द हो गया सर में तो नहीं आए, कमाल कर दिया तूने. क्लास छूट गई, उसका क्या है? कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? कोई नहीं लेगा. ठीक है, एक और शायरी सुनाओ क्या? पागल के दो पीछे पागल, उनके पीछे 4 और पागल, उनके पीछे 8 और पागल, उनके पीछे 16 और पागल. हंस क्या रहे हो? सिमेट्री देखो पागलों में, सिमेट्री देखो. आगे बढ़ते हैं, जीपी बन रही है. ओके, तो आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर ही लेते हैं. ठीक है, तो खुश तो बहुत हो गए तुम भाई, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. व्हाई टू वेस्ट टाइम? ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? हार्ट है. हार्ट जानते हैं ना? ठोस. हार्ट वो है जिसपे सबसे ज्यादा गाने बनते हैं. ठीक है, दिल. ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दिल है ये, हार्ट, ठोस. ओके, तो दिल है. अगर ये नहीं, इसको समझ डाला तो ऑर्गेनिक जिंगल आला. ठीक है, तो इससे अपन स्टार्ट करेंगे किससे? कॉन्जुगेशंस. ठीक है, और कॉन्जुगेशन जो है बेसिकली वही कॉज है सबकी सरदर्दी का. प्लस एम माइनस एम. ठीक है, रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. ठीक है, वो सारी कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, एनायन स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, सब कुछ इसी से ही आती है. और इस वजह से क्या है कि काफी लोग ऑर्गेनिक में परेशान रहते हैं. और आइसोमेरिज्म तो हम वैसे ही बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा पढ़ाते हैं जानबूझ के.
लगे कि हम कोई टीचर हैं इसलिए, ठीक है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सब लोग पढ़ाते हैं इसलिए हम भी पढ़ा देते हैं। कोई अगर मान लो कि अपन नहीं पढ़ाएंगे, कम पढ़ाएंगे, तो सब बोलेंगे कि अपनी तो इज्जत की लग जाएगी ना। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर दें, कॉन्जुगेशंस। कॉन्जुगेशन क्या है बताओ? इट्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। It's a concept of delocalization of electrons, and this delocalization will always impart or provide stability. इसमें जो occupied होते हैं, प्लीज बाद में लिख लेना आप लोग, ठीक है? तो it is a concept of delocalization of electron which always imparts stability, but it is associated only with pi bonds and lone pairs. It has no relation with what? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? कोई लिखेगा नहीं, सुनेंगे आप लोग, ठीक है? जैसे मान लो एक बहुत बेसिक मॉलिक्यूल से, बहुत बेसिक स्ट्रक्चर से मैं स्टार्ट करता हूं इसको। डबल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज। अब इस मॉलिक्यूल को अगर अपन थोड़ा सा एनालाइज करें तो इस कार्बन एटम में दो तो अटैच्ड होंगे हाइड्रोजन, और ये दोनों सिग्मा बॉन्ड्स होंगी। ये कार्बन जुड़ा हुआ है एक कार्बन से, इस पर क्या है, एक H, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इस पर क्या है, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज मतलब वेकेंट ऑर्बिटल होगा। जानते हो ना वेकेंट कहां से आया कि नहीं जानते हो? जानते हो? नहीं जानते हो? कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2 और 2p2। होना तो ये चाहिए, लेकिन इसमें अगर इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। बॉन्ड कितने बनाता है? 4। तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से क्या होगा, यहां आ जाएगा। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 4। इसने कितने बना रखे हैं? 3, मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। समझ में आया? इसके आसपास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 3। ग्रुप नंबर इसका क्या है? या आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो यहां पे तो 3 ही रह गए, एक कम हो गया, तो इसके पास क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। ये समझ में आया? चार्ज किससे आता है? चार्ज आता है जितने आसपास इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे। समझ में आया? तो एक इलेक्ट्रॉन अगर आप कम करोगे तो ये जो p ऑर्बिटल है वेकेंट हो जाएगा ना, और वेकेंट हो जाएगा तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस p ऑर्बिटल की डायरेक्शन क्या होती है? जैसे अगर ये सारे प्लेन में है, ये सारे अगर प्लेन में है तो p ऑर्बिटल की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहां पे क्या है, एक और पाई बॉन्ड भी है, तो ये भी क्या होंगे आपस में पैरेलल, और इस प्लेन के क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो कॉन्जुगेशन इज नथिंग बट पासिंग द पासेस। पासिंग द पासेस मतलब पासिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल में है वही पास किया जा सकता है। अगर आप इसकी बॉन्डिंग देखोगे तो इन दोनों में क्या है, एक पाई बॉन्ड है, बहुत वीक बॉन्ड है, और इसके पास है वेकेंट p ऑर्बिटल जो कि परपेंडिकुलर। तो आपस में ये p ऑर्बिटल्स पैरेलल है और इस मॉलिक्यूल के क्या है? परपेंडिकुलर है। समझ में आया? तो क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ? ये जो वेकेंट p ऑर्बिटल है ये भी इलेक्ट्रॉन इससे लेना चाहेगा। अगर आप देखोगे तो इन स्ट्रक्चर्स को इस तरह से सेपरेट किया जाता है डबल हेडेड एरोस, ठीक है? पिक्चर चल रही है, कुछ कुछ होता है। शाहरुख खान और काजोल ये आपस में बॉन्डेड है, सिपाही एंट्री होती है रानी मुखर्जी की, तो इसको क्या है, अट्रैक्ट करने के लिए शाहरुख खान रंग बदलेगा, ये अपना जो बॉन्ड है तोड़ लेगा, और इस तरीके से बॉन्ड तोड़ने को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है? इसका मतलब क्या है, जो एरो है ये इलेक्ट्रॉन यहां से चले और इस कार्बन पर जाकर के एंड हुए। मुझे समझ में आ रहा है? टेल का मतलब कहां से आए, हेड का मतलब कहां पहुंचे।
तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो कुछ ऐसे बन सकता है, CH2 उससे तो इलेक्ट्रॉन छीन लिया, बॉन्ड तोड़ लिया, और इस पर क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने से लोन पेयर। समझ में आया चार्ज नेगेटिव कैसे हुआ? और इस पर क्या है, प्लस चार्ज है और वेकेंट ऑर्बिटल है। तो अब इसकी मर्जी है, इसके साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो अलग बॉन्ड है, और उसके साथ अगर दोबारा बनाता है तो अलग बॉन्ड है। समझ में आया? तो दिस इज द मर्जी ऑफ शाहरुख खान। तो इसलिए इसका एक और स्ट्रक्चर बन सकता है कुछ इस तरीके से, जिसमें प्लस चार्ज क्या होगा, टर्मिनल पोजीशन पर आ जाएगा और पाई बॉन्ड की जो लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। क्लियर? किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात, कॉन्जुगेशन में एटम्स पार्टिसिपेटिंग शुड बी प्लेनर, एक ही प्लेन में होने चाहिए। ठीक है? अगर प्लेनर नहीं है तो वो एटम पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। दूसरी बात, p ऑर्बिटल्स शुड बी एसोसिएटेड विथ ईच एटम, हर एक एटम के पास क्या होने चाहिए, p ऑर्बिटल्स होने चाहिए। ठीक है? p ऑर्बिटल्स शुड बी पैरेलल टू वन अनदर, एक दूसरे से p ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड्स आर इंटर कन्वर्टिबल। तो लोन पेयर पाई में और पाई लोन पेयर में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आया? नो पार्टिसिपेशन ऑफ क्या, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है? पोजीशन ऑफ एटम्स चेंज होगी क्या, पोजीशन ऑफ एटम्स विल बी फिक्स्ड। पोजीशन ऑफ एटम्स क्या होगी, फिक्स्ड। पोजीशन चेंज नहीं होगी एटम की, सिर्फ किसकी पोजीशन चेंज होगी, एटम की और सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं होगी। किसकी चेंज होगी, पाई बॉन्ड की और लोन पेयर की। आ गया समझ में? अब ये स्टेबिलिटी क्यों देता है, क्योंकि आप जानते हो कि चार्ज कहीं रुका होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है उसके अराउंड, और अगर ये फैलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जानते हो ना आप? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली। तो एनर्जी अगर डिक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। समझ में आया? इसीलिए ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इट इज डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कन्वर्जन ऑफ पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, एंड इट हैज नो रिलेशन विद द सिग्मा बॉन्ड। कुछ आया समझ में? क्लियर है? कॉपी करो इसको। अब तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। आइसोमेरिज्म कुछ आया समझ में? आप कह रहे थे कि पहले हवा नहीं लगी थी,
एसी बंद कर दिया क्या? वो खरीद लो ना, 40 और 20 रुपए वाले पंखे। 40 रुपए वाले ऐसे ऐसे करते रहना, 20 वाले में गर्दन हिला लेना, ऐसे कमजोर हो गए। मिटा दो इसको। ये तो एक जनरल बात हमने करी कि कॉन्जुगेशन की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, तो जितना भी कॉन्जुगेशन ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक या किसी भी केमिस्ट्री में होता है, उसको मैंने 6 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो उसके बाहर आपको कोई नए कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो इसमें सबसे पहला है केस ए डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड एंड सेपरेटेड बाय वेकेंट ऑर्बिटल। इस तरीके से जो हमारा पहला केस था वही। सो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें, बताया था ना आपको, कार्बन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होगा और इस कार्बन पर क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल होगा। सारे रूल्स फॉलो कर रहा है, इसी के बेसिस पे हमने एक्सप्लेन भी किया था इसको। ठीक है, तो इसका जब अपन ने RS बनाया तो कुछ ऐसे बना था, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो RS आया था वो क्या आया था, इसको हम सेपरेट करते हैं डबल हेडेड एरो से। RS आया था वो क्या आया था, 1 और 2 के बीच में नए में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और 3 पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। क्लियर? तो पहले जो डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में वो शिफ्ट होगा 1 और 2 के बीच में, और पहले जो प्लस चार्ज है वो शिफ्ट होगा किस पर, 3 पर। ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर आएगा 1 से 3 पर। ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस तरीके से हम शिफ्टिंग करा देते हैं। सो दिस पाई बॉन्ड कन्वर्ट्स टू दिस पाई बॉन्ड। कोई डाउट? क्लियर है? नोट करो उसको। इन सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ सारे।
फर्स्ट कर लिया सबने? देखिए दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसका अपन आरएस बनाएंगे तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट। तो डबल बॉन्ड आएगा कहां पर? 1 और 2 के बीच में, और प्लस कहां पर आएगा? 3 पर। ओके, यस और नो? सेकंड कर लिया? समझ में आ रहा है? आ रहा है? अच्छा लगा? समझ में आ रहा है? ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो इसमें आरएस बनाएंगे, मिटा दू इसको। तो जो प्लस चार्ज है वो कहां पर आएगा? ओके, थर्ड पर, और 1 और 2 के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। क्लियर? ये क्या ये आगे जा सकता है? अभी इसके साथ भी तो कॉन्जुगेटेड है। क्लियर? तो फिर से ये आगे भी ट्रांसफर हो सकता है, तो एक और इसका आरएस बनेगा। कोई डाउट? ठीक है, इसमें ठीक है क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड, और थर्ड पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ओके, कोई डाउट? समझ में आ रहा है? क्या फाड़ के क्या देख रहा है, यही तो समझा कर लिया ना खुद से? हाँ, यस सर बोलो ना, फिर ऐसे बोलो हाँ आ गया। एक बार तो एक स्टूडेंट जब भी उससे पूछता था कि आ गया समझ में, तो ऐसे करता था। अब मुझे ही नहीं समझ में आता था कि क्या बोल रहा है, कुछ बोलता ही नहीं था। आ रहा है समझ में? इसका क्या मतलब है बताओ? ओके, इसमें फोर्थ क्वेश्चन, मिटा दू इसको? लिख लिया? फोर्थ बना लिया? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो डबल बॉन्ड है वो आ जाएगा 1 के और 2 के बीच में, और थर्ड पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, फिर ये आगे ट्रांसफर होगा या नहीं? इसके साथ भी कॉन्जुगेटेड है। इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, आगे ट्रांसफर होगा। ठीक है, आगे ट्रांसफर होगा। इस तरीके से। कोई डाउट तो नहीं है? फिफ्थ क्वेश्चन, बताएं। कर लिए? तो इसको मान ले फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड। तो डबल बॉन्ड आएगा 1 और 2 के बीच में, और थर्ड पर आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, कुछ तो बोलो आप। ठीक है, 6th क्वेश्चन, इसमें होगा क्या? अच्छा देखो बेटा, ऐसा है, यहां एक डबल बॉन्ड है, यहां कुछ नहीं है, यहां पर है डबल बॉन्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, डबल बॉन्ड आएगा फर्स्ट और सेकंड के बीच में, और थर्ड पर आ जाएगा प्लस चार्ज। कोई डाउट? ये आगे जाएगा? जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इसके बाद 2 रास्ते हैं, इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। ठीक है, तो एक इस तरफ अगर बनेगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आया? और उस तरफ अगर रेजोनेंस होगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। कोई डाउट? ओके, 8th क्वेश्चन, वन और 2 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और थर्ड पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, 9th बताएं।
1 और 2 के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और थर्ड पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कोई डाउट? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट लिख दूं? कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और करें, 2 क्वेश्चन करें। तीन क्वेश्चन करेंगे। इसका बनेगा क्या? कॉन्जुगेशन है, आरएस बनेगा क्या? सो डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो इसका आरएस नहीं बनेगा। ठीक है, एक बात बताओ, बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्या होता है? 5। नहीं पता ना? 5। आप पता कर ले, 5 होता है, समझा? 5। ठीक है, बोरॉन का 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। तो इसमें तो ये बॉन्डिंग करता नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन यहां जाता तब करता है। तो कितने बॉन्ड ये बना सकता है? 3, और एक वेकेंट रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें बोरॉन के 3 ही बॉन्ड्स हैं और 3 नियर बाय इलेक्ट्रॉन होने के कारण न्यूट्रल है, मगर एक वेकेंट पी होगा तो सही। यही खास बात है, रेजोनेंस तो होगा इसमें, क्यों? क्योंकि इसके पास वेकेंट पी है। बात प्लस चार्ज की नहीं है, बात वेकेंट ऑर्बिटल की है। अब क्या होगा, इसका जब आप आरएस बनाओगे तो ऐसे बनेगा, दिस पाई विल कन्वर्ट टू दिस पाई। समझ में आया? तो जब ये पाई बॉन्ड बनेगा तो बोरॉन के आसपास 4 बॉन्ड्स आ जाएंगे, तो कॉर्नर वाले के पास आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन लुट गया ना, और इसके नियर बाय इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 होने चाहिए 3, तो इस पर आ जाएगा चार्ज माइनस। बट रेजोनेंस होगा, क्योंकि रेजोनेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास वेकेंट पी है। इसलिए नहीं हो रहा था कार्बन में कि चार्ज था, इसलिए हो रहा था कि उसके पास वेकेंट पी ऑर्बिटल था। आया समझ में? क्लियर है? कॉपी कर लीजिए इसको। ओके, NH3+, इसमें होगा क्या रेजोनेंस? होगा क्या? क्यों? एक्चुअली क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p, सो 1s2 2s2 2p3, 3 ही बॉन्ड बना सकता है। चौथा बना लिया इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लोन पेयर डोनेट करके, तो आसपास इलेक्ट्रॉन हो गए 4, इसीलिए उस पर प्लस आ गया। होने चाहिए थे 5 होने चाहिए थे, 4 हो गए, तो इसलिए चार्ज आ गया, मगर कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है क्या? इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, 5 बॉन्ड्स नहीं बना पाएगा ये। समझ में आया? तो इस केस में आप पता चला आपने ऐसे रेजोनेंस बना दिया, नॉट पॉसिबल। क्लियर? ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स बने हुए, उससे ज्यादा नहीं बन पाएंगे। जो भी मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को रिवाइज करके आइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्लास में एक्सटेंड करेंगे इसको। नेक्स्ट क्लास में हम फोकस करेंगे सिर्फ कॉन्जुगेशन पर। मैं आपको बता दूं सीक्वेंस, नेक्स्ट कॉन्जुगेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, और उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन एंड ऑल। ठीक है, फिर हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक,
फिर हम डिस्कस करेंगे हाइपर कंजुगेशन प्लस H माइनस H इफेक्ट, फिर हम डिस्कस करेंगे प्लस I माइनस I, फिर हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस, और लास्ट में हम पढ़ेंगे टॉटमर्स। ओके, तो दैट विल एंड है वो SIR, तो वो एसिड बेस में ही आएगा ना। SIR इज एन इफेक्ट विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, एंड SIP इज द इफेक्ट विच इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ बेस। सो वो तो उसी के अंदर ही इंक्लूडेड है। एंड ये हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, कंपैरिजन, ये सब प्लस H माइनस H में आएगा। सो मतलब ये कुछ 8 लेक्चर्स का प्रोग्राम है, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिएक्शन मैकेनिज्म। ये बेसिक मेहनत है, मतलब मजदूरी है, और इसको कर डाला तो मतलब फिर आगे ऑर्गेनिक जिंगल आना है, मतलब ठीक है। आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आप ये बेसिक्स समझ लेते हैं तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। तो 8 लेक्चर और झेलो, फिर उसके बाद यू विल फाइंड योरसेल्फ एट ए वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, फिर आपको अच्छा भी लगने लगेगा, ठीक है। और फिर ये भी नहीं बोलोगे आप लोग समझ में नहीं आया लेकिन अच्छा लगा, ऐसा भी नहीं बोलोगे आप लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।